रोटेटर कफ एक ग्रुप ऑफ मसल होता है हमारे शोल्डर जॉइंट के ऊपर, जिसका काम होता है शोल्डर जॉइंट को अपनी जगह पे रखना, और ये मदद करता है हमारे शोल्डर और आर्म को उठाने में। जैसे मैं अभी अपना हाथ उठा रहा हूँ तो इसमें मेरी जो रोटेटर कफ की मसल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट हो रही हैं और मेरे हाथ को उठाने में मदद कर रही है। इस शोल्डर के मॉडल में मैं आपको समझाता हूँ कि क्या होती है रोटेटर कफ मसल्स और इनकी इंजरी होने पे क्या होता है। ये एक शोल्डर का मॉडल है। इसके अंदर ये शोल्डर ब्लेड है जो हमारे पीछे का हिस्सा होता है, और ये हमारा आर्म है और ये शोल्डर है। आप देख सकते हैं इसके अंदर शोल्डर ब्लेड से ये 4 मसल्स आ रही हैं, 2 आगे और 2 पीछे। इन्हीं चारों मसल्स के ग्रुप को रोटेटर कफ कहते हैं। इन मसल्स का काम होता है, जब ये मसल कॉन्ट्रैक्ट होती हैं तो आप इमेजिन कर सकते हैं जब ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगी तो ये हमारा आर्म इस तरह से ऊपर उठेगा। तो इन ग्रुप ऑफ मसल्स का काम है शोल्डर को और आर्म को ऊपर उठाना। तो ये रोटेटर कफ मसल्स हो गई। अब क्या होता है, बढ़ती उम्र के साथ और या कोई चोट लगने से ये मसल्स की इंजरी हो सकती है, जिसे रोटेटर कफ टेयर कहते हैं। ये रोटेटर कफ टेयर पार्शियल भी हो सकता है, मतलब इनकम्प्लीट टेयर जिसमें सारी मांसपेशियां ना टूट के कोई एक मांसपेशी टूटती है, या कंप्लीट टेयर हो सकता है जिसमें वो मांसपेशी या एक से अधिक मांसपेशियां पूरी तरह से टूट जाती है। तो पार्शियल रोटेटर कफ टेयर या इनकम्प्लीट और कंप्लीट रोटेटर कफ टेयर, ये 2 तरह की बीमारियां रोटेटर कफ टेयर में हो सकती हैं। अब आप सोच सकते हैं कि यदि ये मांसपेशी, ये जो रोटेटर कफ मसल है, ये टूट गई, ये मांसपेशियां टूट गई, तो हमें दिक्कत आएगी हमारा शोल्डर इस तरह से उठाने में, क्योंकि जो मोटर पावर है वो ये मांसपेशी प्रदान करती है, और यदि वो मांसपेशी टूट गई है तो हम कैसे उठाएंगे। तो क्या होता है, जब हमें रोटेटर कफ टेयर हो जाता है या रोटेटर कफ इंजरी हो गई है तो हमें क्या दिक्कतें आ सकती हैं। कॉमन सिम्टम्स जो रोटेटर कफ मसल टेयर के होते हैं वो होता है शोल्डर पेन, स्टिफनेस, शोल्डर को उठाने में दिक्कत आना, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। शोल्डर पेन मोस्टली अकर्स इन द नाइट एंड इट कैन डिस्टर्ब योर स्लीप। मतलब कि आप दर्द की वजह से हो सकता है आपको नींद लेने में परेशानी आए, या आपको उस करवट सोने में, जैसे इस तरफ आपको रोटेटर कफ टेयर हुआ है तो आप इस करवट सोने में असुविधा महसूस करें। और हमें दिक्कत आ सकती है शोल्डर को उठाने में, हमें पेन हो सकता है, या हम पूरी तरह से शोल्डर उठाने में असमर्थ हो सकते हैं कि शोल्डर इस पॉइंट से ज़्यादा, एक लेवल से ज़्यादा हम उठा ही नहीं पा रहे हैं। तो ये कुछ कॉमन सिम्टम्स होते हैं रोटेटर कफ मसल टेयर के। अब यदि रोटेटर कफ मसल टेयर हो गया है, मतलब कि आपके डॉक्टर ने आपको बताया है कि आपको रोटेटर कफ मसल टेयर हो गया है, तो क्या करना है। ये एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन होता है जो कि ओपीडी में बहुत सारे पेशेंट्स जिनका डायग्नोसिस एमआरआई से बन चुका होता है आके मुझे कहते हैं कि मेरे को रोटेटर कफ मसल हो गया है या शोल्डर पेन है, तो क्या करें। रोटेटर कफ टेयर का जो प्रिविलेंस है, मतलब कि ये कितनी कॉमन बीमारी है। बहुत सारी रेडियोलॉजिकल स्टडीज़, मतलब कि जो एमआरआई या सोनोग्राफी के अध्ययन से ये पता चलता है कि 60 साल से ऊपर के लगभग 40% लोगों में रोटेटर कफ टेयर होते हैं। ये सिम्टोमेटिक भी हो सकते हैं, मतलब इन टेयर की वजह से आपको परेशानी भी हो सकती है, और ये एसिम्टोमेटिक भी हो सकते हैं, मतलब कि रोटेटर कफ टेयर है लेकिन उससे आपको कोई परेशानी नहीं है। तो अब हम बात करेंगे रोटेटर कफ टेयर के ट्रीटमेंट की। यदि आपको रोटेटर कफ टेयर हो गया है और उससे आपको परेशानी आ रही है, मतलब कि आपके शोल्डर में स्टिफनेस है, पेन है, आपको वीकनेस है, दिक्कत, शोल्डर उठाने में दिक्कत आ रही है, तो क्या करें। शोल्डर की जो कफ टेयर है उसका ट्रीटमेंट हमेशा, सबसे पहला जो ट्रीटमेंट है वो हमेशा होता है विदाउट सर्जरी। मतलब टू बिगिन विथ वी ऑलवेज स्टार्ट विद अ नॉन ऑपरेटिव ट्रीटमेंट। 90% पेशेंट्स को जिनको रोटेटर कफ टेयर हुआ है उन्हें हम ठीक कर सकते हैं बिना किसी सर्जरी के। तो बिना किसी सर्जरी के ठीक करने के लिए एक जो पेशेंट्स होते हैं, वी पुट दीज पेशेंट्स ऑन अ डेडिकेटेड एंड सुपरवाइज्ड रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम। मतलब कि एक एक्सरसाइज प्रोग्राम होता है स्पेशली डिज़ाइन किया हुआ। उस प्रोग्राम के साथ कुछ फिजिकल थेरेपीज़ होती हैं। हम इन सारे पेशेंट्स जिनको कि रोटेटर कफ मसल टेयर हुए हैं, इन पेशेंट्स को इस प्रोग्राम के अंदर इन्वॉल्व करते हैं।
90% patients get relief with this dedicated and supervised rehabilitation program. अब किन पेशेंट्स को सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है? अक्सर ये देखा जाता है कि रोटेटर कफ मसल टेयर के साथ फ्रोजन शोल्डर भी बहुत सारे पेशेंट्स को हो जाता है। अब फ्रोजन शोल्डर क्या होता है? फ्रोजन शोल्डर एक अवस्था है शोल्डर की जिसमें आप अपना शोल्डर नहीं उठा पाते हैं। रोटेटर कफ टेयर में भी आपको शोल्डर उठाने में दिक्कत आती है और फ्रोजन शोल्डर में भी दिक्कत आती है। तो इन दोनों को हम इन दोनों अवस्थाओं में कैसे अंतर कर सकते हैं? फ्रोजन शोल्डर में आप असमर्थ होंगे अपना कंधा उठाने में खुद भी, और आप किसी और की मदद से भी अपना शोल्डर नहीं उठा पाएंगे। आपको इसमें बहुत पेन होएगा और आप नहीं उठाने देंगे। रोटेटर कफ टेयर जिसमें कि फ्रोजन शोल्डर का कंपोनेंट नहीं है, उसमें आपको वीकनेस होती है, आप खुद नहीं उठा पाते हैं, लेकिन आप अपने दूसरे हाथ की मदद से या कोई और चाहे तो अपना आपका हाथ उठा सकता है। तो इस तरह से फ्रोजन शोल्डर जिसमें कि आप खुद भी अपना हाथ नहीं उठा पाते हैं और कोई और भी आपका हाथ नहीं उठा पाता है, और रोटेटर कफ टेयर जिसमें आप खुद नहीं उठा पाते हैं लेकिन दूसरे हाथ की मदद से आप अपना हाथ उठा सकते हैं। तो यदि आपको फ्रोजन शोल्डर और रोटेटर कफ टेयर दोनों हैं एक साथ, मतलब कि आप अपना हाथ उठा ही नहीं पा रहे हैं, दूसरे हाथ से भी नहीं उठा पा रहे हैं, इतना पेन है, तो इसका ट्रीटमेंट जो है वो हमेशा फोकस करता है सबसे पहले कि हमें फ्रोजन शोल्डर को ट्रीट करना चाहिए, न कि रोटेटर कफ इंजरी को। एक बार फ्रोजन शोल्डर ठीक हो जाए और हमारे शोल्डर के मूवमेंट्स आ जाएं, तब हम रोटेटर कफ मसल इंजरी या शोल्डर वीकनेस है उसको एड्रेस कर सकते हैं। ठीक, अब यदि आपको सिर्फ रोटेटर कफ टेयर है, मतलब आपको दर्द है लेकिन आप हाथ उठा पा रहे हैं या दूसरे हाथ की मदद से हाथ उठा पा रहे हैं, शोल्डर वीकनेस है, या आपको फ्रोजन शोल्डर का कंपोनेंट नहीं है और सिर्फ रोटेटर कफ मसल टेयर है, तो फिर जो ट्रीटमेंट है वो जैसा मैंने बताया, सबसे पहले एक फिजियोथेरेपी या एक्सरसाइज प्रोग्राम पे आपको डाला जाता है। यदि इस एक्सरसाइज प्रोग्राम से 3 महीने में भी आपको कोई रिलीफ नहीं मिल रहा है, तो ये एक इंडिकेशन है कि आपको सर्जरी करानी चाहिए। बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स होते हैं जो बहुत देर बाद आते हैं, मतलब कि उनको शोल्डर इंजरी हो गई है और 6 महीना हो गया है, 1 साल हो गया है दर्द और वीकनेस के साथ, और उसके बाद वो हमारे पास आते हैं। तो ऐसे पेशेंट्स में सर्जरी के रिजल्ट्स बहुत अच्छे नहीं आते हैं। ये देखा गया है कि रोटेटर कफ मसल के जब टेयर हो जाते हैं, जैसे कि ये इस मॉडल में आप देख सकते हैं कि ये मसल टूट गई है, समय के साथ क्या होगा, यदि जैसे जैसे हम टाइम के साथ आगे टाइम निकलेगा, ये मसल सिकुड़ती चली जाएगी और सिकुड़ के ये रिट्रैक्ट होके अंदर की तरफ जाती चली जाती है। मतलब कि यहाँ से मसल्स टूटती हैं और ऐसे सिकुड़ती चली जाती हैं, और समय के साथ मसल्स की जो स्ट्रेंथ है वो भी कम होती चली जाती है। तो ये देखा गया है कि जिन पेशेंट्स में जो इलाज के लिए बहुत बाद में आते हैं, मतलब 6 महीना 1 साल निकल गया है शोल्डर पेन और वीकनेस के साथ, अब वो यदि ट्रीटमेंट के लिए आते हैं तो सर्जरी के रिजल्ट्स उतने अच्छे नहीं आते हैं जितने कि उन पेशेंट्स में जो जल्दी आ गए हैं। मतलब कि यदि आपको इंजरी हो गई है और आप एक एक्सरसाइज प्रोग्राम को फॉलो कर चुके हैं और आपको रिलीफ नहीं मिल रहा है, तो फिर आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। इस शोल्डर पेन को निगलेक्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि समय के साथ रिजल्ट्स की जो सक्सेस रेट है वो कम होती चली जाती है। फिर एक मैं बात करना चाहूँगा, शोल्डर में जो इंजेक्शन्स लगते हैं, बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं कि आप एक इंजेक्शन लगा दीजिए, कंधे में दर्द हो रहा है। इंजेक्शन के कुछ पर्टिकुलर इंडिकेशंस होते हैं। इंजेक्शन एक तरह की दवाई होती है जो मांसपेशी के इन्फ्लेमेशन के लिए दी जाती है। 1 या 2 इंजेक्शन के बाद यदि हम बार बार शोल्डर में इंजेक्शन लगाते हैं और यदि आपको कफ टेयर है, तो ये कफ की इंजरी को और बढ़ाता है। तो ये प्रैक्टिस एक बहुत साउंड प्रैक्टिस नहीं है और हमें शोल्डर में बार बार इंजेक्शन लगाना अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि यदि कफ टेयर है और हम बार बार इंजेक्शन लगा रहे हैं तो ये कफ की स्ट्रेंथ को कम करता है, डीजनरेशन को बढ़ाता है, और सर्जरी के बाद इन पेशेंट्स में रिजल्ट्स उतने अच्छे नहीं आते हैं जितने कि उन पेशेंट्स में जिन्होंने इंजेक्शंस नहीं लगाए हैं। आपको यदि शोल्डर पेन है और आपके डॉक्टर ने आपको बताया कि आपको रोटेटर कफ टेयर है, तो इससे संबंधित किसी भी जानकारी या इलाज के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।